नमस्कार दोस्तों, 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय राजन। पहली खबर हम ले रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में ईडी ने 38 लोगों को आरोपी बनाया है। साथ ही ईडी की चार्जशीट में सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोपी नंबर 38 है। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल किंग पिंग हैं और साजिशकर्ता हैं। गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की उन्हें जानकारी थी और वो इसमें शामिल भी थे। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट का डिटेल दिया गया है। आरोप है कि कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। चैट से यह भी साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे। यानी कुल मिलाकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की तरफ से चार्जशीटेड हो गए हैं। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लगातार अरविंद केजरीवाल की। पहले एक दौर ऐसा भी आया जब निचली अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला, लेकिन दूसरे ही दिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और अभी केजरीवाल पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। शराब घोटाले को लेकर सियासत भी अपने चरम पर रही। सारे विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है वो विधिक संस्थानों का गलत इस्तेमाल कर रही है। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल के सामने यह नई परेशानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब चार्जशीट में 37वें नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस मामले को लेकर सियासत भी काफ़ी हुई। मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। हालांकि संजय सिंह को राहत मिल गई, उनको जमानत मिल गया, वो जेल से बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक हालात ऐसे आए थे जब ऐसा लगा कि अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट के रोक के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट के रोक के बाद संभवतः केजरीवाल के लिए मुश्किलें हुई, क्योंकि सीबीआई ने अलग से भी उनसे पूछताछ के लिए उनको कस्टडी में लिया हुआ है। फिलहाल 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 इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी अनुराग त्रिपाठी के पास, जो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, चलिए चलिए अनुराग, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें आसान होती नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, 232 पेज की चार्जशीट है, जिसमें जो सीएम केजरीवाल हैं उनको आरोपी नंबर 37 बनाया गया है और जो आम आदमी पार्टी उसे आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट में तमाम उन चीजों का ब्यौरा है, उन साक्ष्यों का ब्यौरा है कि किस तरीके से केजरीवाल की भूमिका दिल्ली शराब घोटाले में है। जो मुख्य साजिशकर्ता की बात की जा रही है, जैसे किंगपिन की बात की जा रही है, उनके साथ तमाम व्हाट्सएप चैट, जो आरोपी हैं विनोद चौहान, उनके व्हाट्सएप चैट का डिटेल भी है। कैसे के कविता के पीए ने विनोद के जरिए जो 25.5 करोड़ का जो रुपए थे वो गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी तक पहुंचाए, इस बात का भी खुलासा करती है चार्जशीट। साथ ही चैट के जरिए ये भी साफ किया गया है कि विनोद चौहान से जो अरविंद केजरीवाल के रिश्ते थे काफी अच्छे पाए गए और पहले भी लोग मिलते रहे हैं। चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है, जिसमें बताया गया कि विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला के जो नोट नंबर हैं उनके स्क्रीनशॉट कैसे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स में भी तमाम जो बरामदगी के शॉट हैं, स्क्रीनशॉट, वो भी दर्ज हैं। तो जाहिर तौर पे केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से जो उनका पैसा था जो गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने घुमाया है, उसकी भी तस्दीक करता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि केजरीवाल पर शिकंजा और ज्यादा कस गया है। केजरीवाल का अनुराग, निकलना, साक्ष्य तो तमाम मौजूद हैं जो चार्जशीट में ब्यौरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में फिर आम आदमी पार्टी के सांसद, चाहे संजय सिंह हो या दूसरे नेता हो, वह लगातार ये आरोप लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल को साजिशन फंसाया जा रहा है। देखिए, चार्जशीट में जो ब्यौरा है वो जाहिर तौर पे साक्ष्यों के आधार पर है। मोबाइल की जो आपस की चैट हुई और उसके जो स्क्रीनशॉट हैं वो चार्जशीट में दर्ज है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जिस तरह के आरोप लगाती है कि सत्ताधारी पार्टी उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप जो हैं वो सब गलत लगाती है और जो उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है,
तो चार्जशीट साक्ष्यों के बारे में भी ब्यौरा उपलब्ध कराती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दिल्ली की जो शराब नीति है, जिसको लेकर तमाम सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं, उसके ऊपर केजरीवाल का शिकंजा कस गया है और केजरीवाल के लिए अब मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एंड कंपनीज का मुकाबला करते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से केजरीवाल के खिलाफ साक्ष्य जुटाए हैं ईडी ने, वो बताते हैं कि दिल्ली शराब घोटाले में वो अहम भूमिका थी उनकी, और जी। जिस तरीके से वो पल्ला झाड़ते थे, वो पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तमाम साक्ष्य जो हैं वो चार्जशीट में दर्ज हैं। लेकिन इतने साक्ष्य के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जिस तरह डंके की चोट पर कहते हैं कि उनका शराब के इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। देखिए संजय जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दिल्ली शराब घोटाला है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल था। किस तरीके से पैसे का उगाही की गई, कैसे हवाला के जरिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैसा पहुंचाया गया। तो क्रिमिनल एंगल और सीबीआई ने जिस तरीके से करप्शन के चार्जेस लगाए हैं केजरीवाल पर, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, ये उन सब का ब्यौरा है। अगर चार्जशीट में जिस तरीके से आरोपी नंबर 35 बनते हैं, साफ तौर से ये दिखाई देता है कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ तमाम पुख्ता सबूत हैं ईडी के पास, और ईडी ये पहले भी कहती रही है जब उन्होंने गिरफ्तारी की थी कि केजरीवाल इससे बच नहीं सकते, क्योंकि उनके पास सारी चैट है और किस तरीके से आपस में बातचीत होती थी, व्हाट्सएप कॉल किस तरह से आपस में करते थे दोनों एक दूसरे के खिलाफ। और विनोद के जिसको मुख्य सरगना बताया जा रहा है, जिसकी बातचीत के रिकॉर्ड भी ईडी के पास मौजूद हैं। तो ऐसे में तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि केजरीवाल को गुनाहगार बनाती हैं, और केजरीवाल का अब जेल से निकलना बहुत ही कठिन हो जाएगा। और जिस तरीके से सीबीआई ने भी उसके खिलाफ फंदा तैयार कर लिया है, और जिस तरीके से सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, इससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि केजरीवाल हाल फिलहाल तो उनको कोई भी राहत की उम्मीद दिखाई नहीं देती है। और जिस तरह से तमाम आम आदमी पार्टी आरोप लगाती थी कि बीजेपी जिस तरह से या एनडीए की बात चलिए कर ले। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ये तो तय कहा जाएगा कि अभी अदालती जो लड़ाई है अरविंद केजरीवाल की, वो काफ़ी लंबे चलने वाली है। फिलहाल केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ये चार्जशीट इस बात का नज़ीर है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर, रामनगरी अयोध्या। अयोध्या इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। पहले लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिली जीत को लेकर इसकी चर्चा पूरे देश में हुई। वहीं उसके बाद बारिश ने यहाँ के विकास के दावों की फजीहत कराई। विपक्ष के कई नेता इस मुद्दे पर लामबंद दिखाई दिए थे। वहीं एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अयोध्या को लेकर निशाना साधा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि बीजेपी राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर रामनगरी अयोध्या का मामला सुर्खियों में है और सियासत इसको लेकर के चरम पर है। अयोध्या में क्या कुछ हुआ था पहली बारिश में, वो किसी से छुपा नहीं है। रामपथ में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, सड़कें धंस गई थी। रेलवे स्टेशन जिसको काफ़ी भव्य और दिव्य बनाया गया था, मैं खुद उसका गवाह रहा हूँ, उसकी चहारदीवारी गिर गई। जगह जगह जल भराव की समस्या रही। तब भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे अयोध्या में जो काम कराया गया था उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के। ये जमीन विवाद कोई नई बात नहीं है, इसको लेकर के भी विपक्षी दलों ने तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। और एक बार फिर अखिलेश यादव ने ये मांग कर दी है कि जो भूमि सौदा हुआ है अयोध्या में, उसकी जांच होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ये मामला भी काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति अयोध्या से सीधे जुड़ रहे हैं इस खबर पर। शक्ति, एक बार फिर अयोध्या सुर्खियों में आ गया है। पहले विकास की पोल खुल गई और अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर जमीनों में हुए घोटाले का मामला उठाते हुए जांच की मांग कर दी है। जी, जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर पहले से ही बनने से पहले से ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बारी घोटाले को लेकर अयोध्या में ज्यादा सुर्खियों पर रह रहा है अयोध्या। अगर हम बात करें तो 50 करोड़ की लागत से ऊपर की जो टेंट सिटी बनाई गई थी वो पानी में तैर रहे हैं, उसको पानी में तैरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी योजनाएं अयोध्या में लेकर आए थे उसकी प्री प्लानिंग किए बिना जल्दबाजी में इस तरीके का कार्य कराया गया। जिस तरीके से आपने देखा कि पहली बारिश में अयोध्या में जगह जगह पर गड्ढे हो गए थे और जगह जगह पर जल भराव हो रहे थे, लोगों के घर के अंदर में पानी घुस जा रहा था। उसको लेकर के प्रशासन जो थी एक्शन में आई, फिर उस पर थोड़ी सी कार्रवाई की गई। लेकिन जिस तरीके से लगातार अयोध्या में मामले देखने को मिल रहे, कहीं
जमीन के मामलों की बात करें या लोगों के जो घर तोड़े गए हैं उनके मुआवजे की बात करें, तो अयोध्या इसको लेकर के सुर्खियों में। जिस तरीके से अयोध्या में अधिकारी पैसे खूब कमाए हैं कि वो अपनी झोली जो थी वो पूरी भर लिए हैं। अयोध्या में अधिकारी जिस तरीके से यहाँ पे मनमानी कर रहे हैं, लगातार घूस का मामला अगर बात करें तो अयोध्या में भी देखने को मिलता है। पैसे के लेन देन की बात करें तो अधिकारी उसमें लिप्त दिखाई पड़ते हैं। यही एक अहम कारण था अयोध्या में बीजेपी की हार का। और बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं अयोध्या के ऊपर। जल्दबाजी में काम कराया जा रहा है, चीजें कराई जा रही हैं, लेकिन उसका क्या परिणाम निकलेगा, कितने दिनों वो चीजें चलेंगी। अभी जो रोड लाइटें लगी हैं रामपथ पे, कितनी सारी रोड लाइटें हैं जो बंद हो गई हैं, अभी से ही खराब होनी शुरुआत हो गई है उनकी। तो आगे चल के क्या होगा? 2 दिन में ही अगले साल मुझे लगता है सारी लाइटें जो है वो कंडम में चली जाएंगी, फिर उसका टेंडर किया जाएगा। जो सड़कें हैं, जब एक बार सड़कें बन जा रही है फिर उसको तोड़ा जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो अयोध्या में कार्य है वो किए जा रहे हैं सिर्फ पैसे को निकालने के चक्कर में, कि किस तरीके से अयोध्या के नाम पर पैसे भुना लिए जाए। शक्ति, आश्चर्य होता है योगी आदित्यनाथ सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चार दीवारी गिर जाती है रेलवे स्टेशन की, मंदिर में पानी टपकता है, जहां पर भगवान राम का गर्भगृह है वो भी खबर हमने देखी। रामपथ से लेकर के तमाम जगह पर सड़कें टूट गई हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो टेंट सिटी बनी थी वो पानी में तैर रहा है, तो क्या शासन प्रशासन आंखें बंद किए हुए है या लखनऊ से कोई कार्रवाई का कोई संकेत नहीं मिल रहा है? जो यहाँ की प्रशासन है वो मनमानी कर रही है। उनके दिशा निर्देश में जो कार्य हुए थे अयोध्या में, उन्होंने ही उस पे पुख्ता किए थे, उन्होंने उस पे कलम चलाई थी कि हाँ ये कार्य संपन्न हो चुका है। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर कार्य संपन्न हो गया था तो इस तरीके की कमियां जो थी वो कौन देखेगा, उस कमी को कौन पूरा करेगा? अयोध्या में अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में दिखाई पड़ रही है चीजों को लेकर के, लोगों के मुआवजे की बात करें तो जब मुआवजा देना था तो सर्किल रेट इस तरीके से लगा दिए गए थे कि पूछिए ना। और मुआवजा जमीनें लेने अधिग्रहण करने के बाद में सर्किल रेट इस तरीके से आसमान छू रहे हैं, तो उसका क्या लगाया जाए कि अनुमान कि किस तरीके से अयोध्या में जो है वो धांधली जो है वो बहुत चरम पर चल रही है। प्रभु श्री राम जिस तरीके से सीता मैया ने श्राप दिया था कि अयोध्या बनने के बाद में अयोध्यावासी जो रहेंगे वो हमेशा रोएंगे, तो मुझे तो लगता है अयोध्यावासी हमेशा, जब भी मैं जाता हूँ उनके लोगों के बीच में जाता हूँ, चीजें देखता हूँ, तो अयोध्यावासी हमेशा अक्सर रोते ही मिलते हैं। बाहर के लोग हैं जो भी हैं वो आते हैं, पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं। वाकई शक्ति, जब मैं अयोध्या आया था आपके साथ हम लोग कवरेज कर रहे थे तो कई दुकानदार कह रहे थे कि जिस तरह से उनकी दुकानें तोड़ी गई और मुआवजा नहीं मिला है। मैंने पूरे चुनाव के दौरान अपनी चर्चा में इस बात को शामिल किया था। अब अवधेश प्रसाद जी की जो सीट रिक्त हुई है उस पर उपचुनाव भी होना है, तो क्या इस तरह की बदहाली बंद इंतजामी का वहाँ पर भी परिणाम या देखने को मिल सकता है, असर देखने को मिल सकता है? असर तो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हारी अयोध्या में, बीजेपी के लीडर जो थे वो सुन नहीं रहे थे लोगों की बात, उसको लेकर के अगर कोई भी चीजों पे आवाज उठाई जाए तो पत्रकारों के ऊपर ही क्या नाम है कार्रवाई करने के लिए जो यहाँ के अधिकारी हैं वो हमेशा अग्रसर रहते हैं। हमारा खुद का एक मामला था जिसको लेकर के हमने घूस के मामले में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसको लेकर के जो अधिकारी थे उनका कहना था कि इन पत्रकारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई उजागर करना चाहे तो उसकी आवाज को जरूर अयोध्या में दबा दिया जाता है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जो है सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरीके से नीति लेकर आते हैं लोगों के ऊपर तंज कसा जाता है कि क्या नाम है जो अयोध्या में घूसखोरी है उन मामलों को किया जाए, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से तो कार्रवाई की जा रही है आदित्यनाथ योगी की तरफ से, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं वो उनकी ही नहीं सुन रहे हैं। चलिए, तो देखने को यही मिल रहा है अयोध्या में। जी, बहरहाल नज़र बनाए रखेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठा दिया है, तो जाहिर सी बात है अब कहीं ना कहीं पेट में दर्द तो होगा ही, चाहे वो स्थानीय प्रशासन का हो या लखनऊ में हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति सिंह इस जानकारी के लिए। चलिए तीसरी खबर हम लेते हैं